नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 8 जून, तो आरआरबी एनटीपीसी का आज कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते हुए, जो अभी पिछली शिफ्टों में आए हैं, उनको एनालिसिस करते हुए देखेंगे आगे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो आगे आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने यह प्रैक्टिस सेट पीछे जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को देखते हुए बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें अपना मोटिवेशन मिल सके, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो बना सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं, और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए मौलिक अधिकारों पर बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार रखे गए हैं, जिनमें से पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक आते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक आते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक आते हैं। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक आते हैं। और अगला है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में आते हैं। और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में आते हैं, जिन्हें भीमराव अंबेडकर ने लघु संविधान यानी संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। चलिए आगे बात करते हैं। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में भी शामिल था, जो पहले शामिल था, और बाद में उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और उसे एक कानून अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा जा रहा है, 2024 और 25 बजट में डिफेंस का केंद्रीय बजट में कितना प्रतिशत है? यह वित्त वर्ष 2024-25 के बजटीय अनुमान से 9.53% ज़्यादा है, और यह केंद्रीय बजट का लगभग 13.45% हिस्सा रखता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा जा रहा है, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार यानी रखता है? तो हमने अभी मौलिक अधिकारों में बात की थी। भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 में यह बात है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार रखता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण का तेजी से विकास और औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। इसका सीधा अर्थ हो गया उद्योगों से जुड़ी हुई पंचवर्षीय योजना थी दूसरी। चलिए आगे बात करते हैं। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे भारत में। एक लगाया था भिलाई में, दूसरा दुर्गापुरा में और तीसरा राउरकेला में। इन पावर प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया था यूएस की सहायता से, यूके की सहायता से और जर्मनी की सहायता से। यानी यूएस की सहायता का मतलब यहाँ से रूस से बात की गई है। रूस, ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से इनको स्थापित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका लक्ष्य था 4.5%, लेकिन वास्तविकता में यह 4.27% रही थी। आगे बात करते हैं। सांख्यिकी प्रशांत चंद्र महानलोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल था यह। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा जा रहा है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2017 में। यह घोषणा दिसंबर 2017 में दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित यूनेस्को के सत्र में हुई थी। 2017 में जो जेजू में यूनेस्को का सत्र था,
उसमें यह घोषणा की गई थी कि कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया जाना चाहिए। कुंभ मेले पे बात कर लेते हैं। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। आगे बात करते हैं यह किन किन जगह लगता है। कुंभ मेला प्रमुख 4 स्थानों पर लगता है, जो है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। इन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला बढ़ता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा जा रहा है, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का त्यौहार हर साल हिंदू पंचांग के मुताबिक किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा त्यौहार। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ और उसके भाई बलराम और उसकी बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं, यानी गुड़ीचा मंदिर जाते हैं इस रथ में यात्रा में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, हाल ही में किस ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद इब्राहिम रईसी की मृत्यु मई 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी, जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इससे पहले वाली शिफ्ट जो कल या परसों हुई थी, तो उसमें पूछा गया था हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा किस राज्य को विकास हुआ था? तो उसका अभी जवाब था पंजाब में हुआ था, तो वो भी हरित क्रांति से ही रिलेटेड था। तो उसी को देखते हुए हमने हरित क्रांति से जुड़े कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उन्होंने 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति शब्द का डॉक्टर विलियम गिडे ने गढ़ा था। इनके द्वारा इनका उत्पादन किया गया था नाम का। हरित क्रांति की उपलब्धियां अनाज उत्पादन खासकर गेहूं में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38वें राष्ट्रीय खेल, जो कि उत्तराखंड में हुए थे। यह पहले वाली शिफ्ट में पूछा गया था, जिसका एनालिसिस किया था, तो यह क्वेश्चन आया था, पर आगे इसके जो मेडल थे उनके बारे में बात नहीं की। तो चलिए इसके मेडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर रहा था तो वो सर्विसेज रही थी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रही थी और तीसरे नंबर पर हरियाणा रही थी, जिसमें सर्विसेज को कुल 68 गोल्ड मेडल मिले थे, महाराष्ट्र को 54 और हरियाणा को 48 गोल्ड मेडल मिले थे। तो आप इनके गोल्ड मेडल और कुल गोल्ड यानी जो पदक प्राप्त हुए हैं उनको याद रख सकते हैं। यह क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है आगे वाले एग्जाम शिफ्टों में, तो इसको ज़रूर याद करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी और आपको उसका पूरा लाभ मिलता रहेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। पहला राष्ट्रीय खेल जो कि 1924 में भारत के लाहौर, यानी जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे उस टाइम में लाहौर में हुआ था। इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। साल 1940 के संस्करण से पहले इस कार्यक्रम को नेशनल गेम के नाम से जाना जाता था। आगे बात करते हैं। आज़ाद भारत में नेशनल गेम का पहला संस्करण 1948 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। आगे ओलंपिक की तर्ज पर पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल साल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। साल 2023 में नेशनल गेम का आयोजन गोवा में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पॉलिटिक्स रिलेटेड है। पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4A में, जो कि अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं। चलिए मौलिक कर्तव्य पर बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन करना, देश की रक्षा करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, समता और भाईचारे की भावना पैदा करना। आगे बात करते हैं तो इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना। चलिए
अगला क्वेश्चन है सड़क सीमा संगठन जिसे BRDO की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बात करते हैं BRDO पर। तो आगे हो जाएगा सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। और सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? तो वो हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। और सीमा सड़क संगठन की टैगलाइन की बात करें तो वह है हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है। यह इसकी टैगलाइन है। आगे बात करते हैं सीमा सड़क संगठन 7 मई 1924 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि साइंस से रिलेटेड है, पूछा जा रहा है बॉयल का नियम क्या है? बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर गैस का आयतन बढ़ेगा तो उसका दाब कम होगा। यह इसके बिल्कुल व्युत्क्रम होते हैं, यानी ओपोजिट होता है। चलिए आगे बात करते हैं। जहाँ P गैस का दाब होता है, V गैस का आयतन होता है और K नियतांक होता है। इसी को इस तरह से भी कहते हैं, यानी P फर्स्ट V1 बराबर P2 V2, ये होता है इसका बॉयल का नियम का सूत्र। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस नियम की खोज 1662 में रॉबर्ट बॉयल द्वारा की गई थी। चलिए आगे कुछ बात करते हैं नियमों और उनके किससे संबंधित है। जैसे गेलुसाक का नियम, जो कि यह बताता है कि स्थिर आयतन पर गैस की एक निश्चित मात्रा पर दाब ताप के समानुपाती होता है। जैसे कि आयतन इसमें स्थिर रहेगा तो दाब जो है वो ताप के समानुपाती हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। चार्ल्स का नियम की बात करते हैं। इसमें दाब स्थिर रहता है पर गैस की एक निश्चित द्रव्यमान में आयतन केल्विन के समानुपाती होता है, जो कि आप देख सकते हैं V समानुपाती होता है T के। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जनित्र के कार्य कौन कौन से हैं? तो विद्युत जनित्र के कार्य पूछे। विद्युत जनित्र के कौन कौन से कार्य हैं? तो विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, और यह विद्युत आवेश को एक बाह्य परिपथ से होकर प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करता है। आगे बात करते हैं विद्युत जनित्र के कुछ और काम हैं। जैसे घरों और कारखानों में बिजली के उपकरणों को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आवेश और ऊर्जा भंडारण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे और उसके इस्तेमाल है वो देख सकते हैं। विभिन्न विद्युत फिल्टरों में उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथों में समय संबंधी परिपथ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लस पावर और शस्त्र निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। सेंसर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह विद्युत जनित्र के कुछ उपयोग थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रसोई गैस यानी LPG में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। LPG की फुल फॉर्म, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, यह एक अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है तथा इसकी मुख्यतः ब्यूटेन होती है इसमें। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मासीराम गांव में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसे बादलों की भूमि भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बारिश मासीराम गांव में होती है, जो कि मेघालय की खासी हिल्स पर स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होता है। चलिए आगे बात करते हैं।
न्यायाधीशों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? तो चलिए न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। चलिए जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह कुछ न्यायाधीशों से रिलेटेड नियुक्ति हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई की मौजूदा दर क्या है? यह पिछले अभी क्वेश्चन में जो आए थे 2 दिन पहले हुआ था, उसमें पूछा गया था आरबीआई की रिपो रेट क्या थी। तो 1 मार्च 2025 तक आरबीआई की रिपो रेट 6.25 है। चलिए आरबीआई के रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट पर बात कर लेते हैं, जैसे कि एसडीएफ जो कि आरबीआई में 6% रखा गया है। एसडीएफ का मतलब होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और एमएसएफ जो कि 6.5% है, जो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। और बैंक रेट की बात करें जो कि 6.5% है, और रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35% रखा गया है, और कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर जो कि 4% रखा गया है। इन शब्दावलियों को जरूर याद करें, एसडीएफसी, एमएसएफ, बैंक रेट, रिवर्स रिपो रेट और सीआरआर। ये कई बार पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी आरबीआई की पॉलिसी नहीं है, तो ये होती हैं। इनके अलावा अगर कोई भी पूछा जाता है तो वो आरबीआई की पॉलिसी में नहीं आता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसएसआर, जो कि अब रूस में आता है। तो मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह हमने कल वाले एनालिसिस वीडियो में बताया था कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कुछ पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें सभी पंचवर्षीय योजनाओं को उनका कार्यकाल दिया हुआ है। चलिए उन पर बात करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जिनका कार्यकाल था 1951 से 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना पर बात करें तो उसका कार्यकाल था 1956 से 1961। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जिनका कार्यकाल था 1961 से 1966। उसके बाद 3 साल तक अवकाश रहा था, जिसे रोलिंग एक्ट भी कहते हैं। रोलिंग प्लान आया था, योजना अवकाश बोलते हैं उसको, जो कि 1966 से 1969 तक चला था। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी, जो कि 1969 से 1974 तक रही थी। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 था, जो कि 4 वर्ष तक बनी रही थी। यह पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 4 वर्ष तक था, तो वह थी पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 4 वर्ष तक था। चलिए आगे बात करते हैं रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 1980 के बीच आया था। आगे बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1980 से 1985 तक था। आगे बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1985 से 1990 तक था। उसके बाद वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, जो कि 1-1 साल के लिए थी, जो कि 2 चलाई गई थी 1990 में, और 1992 तक चली थी, 1990 से 1992 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। और नौवीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। आगे बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2005 से 2007 तक चली थी। आगे बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा था। आगे बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा था। इसके बाद योजना आयोग आ गया था, जिसे अभी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में चलाया गया था। यह आंदोलन 4 सितंबर 1920 को शुरू किया गया था। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन
भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और एमडी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर देवदत्त चंद। उन्होंने संजीव चड्ढा की जगह ली है। संजीव चड्ढा का कार्यकाल 30 जून 2023 को खत्म हो गया था। अभी के सीईओ है देवदत्त चंद। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा गुप्त काल के सिक्के यानी जो कि सोने चांदी और तांबे के बने होते थे। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, वही चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव संत रामानुज का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर बिदूर में हुआ था। श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम बताता है कि गैसों के मिश्रण में लगाया गया कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे डैश डैश चलता रहता है, क्योंकि जो कुल दाब होता है वो उनके द्वारा लगाए गए आंशिक दाबों के बराबर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। यह नियम गैर प्रतिक्रियाशील गैसों के मिश्रण पर लागू होता है। इस नियम को अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने 1802 में प्रकाशित किया था। आगे अवोगाद्रो का नियम है। ये कुछ नियम है, आपको जरूर याद करके जाने हैं, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी नियम है वो इसमें बताए गए हैं। चलिए अवोगाद्रो का नियम के अनुसार सभी गैसों में एक निश्चित तापमान और दाब पर समान मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है। बस आप इतना याद कर लीजिए कि सभी गैसों में एक निश्चित दाब पर समान अणुओं की संख्या समान होती है। यह अवोगाद्रो का नियम सबसे पहले 1811 में इसका निर्माण किया गया था। इस नियम का वर्णन किया गया था अवोगाद्रो के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। आगे है, स्वर्ण सिंह समिति के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई सिफारिश की थी। यानी स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ही प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। आगे बात करते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323A के दायरे में आते हैं। यह कोई अदालत नहीं है, लेकिन न्यायपालिका की शक्तियां इनमें निहित होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, SBI और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर बना क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा क्रिस फ्लायर, जो कि SBI कार्ड का एपेक्स है। क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स के नाम से जाना गया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, थार डेजर्ट के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो यह तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। यह सभी के सभी राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसे थार का रेगिस्तान कहते हैं, जो कि राजस्थान के पश्चिम भाग में यानी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में पाए जाते हैं। यह रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? यह तो आपको बताना पड़ेगा, कमेंट में जरूर बताएं। इसका जवाब होमवर्क आपके लिए, एक ही क्वेश्चन का आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसका जवाब जरूर दीजिए। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ रखा गया है और कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दिए प्लीज। अगला क्वेश्चन, 2024 प्रो कबड्डी लीग में किस टीम ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता पायरेट्स। इस नाम की कोई प्रो कबड्डी टीम है ही नहीं कबड्डी में। चलिए आगे बात करते हैं।
11वें सीजन में हरियाणा स्टीलर्स ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर पहला खिताब जीता था। प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण साल 2014 में खेला गया था और जयपुर पिंक पैंथर ने पहले ही संस्करण को जीता था। आईपीएल में भी सबसे पहले राजस्थान ने ही अपना पहला पदक जीता था और इसमें भी जयपुरी जो कि पहले ही स्थान पर रही थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण कौन से पठार से निकलते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में सोना मुख्य रूप से दक्कन के पठार से आता है। विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में हट्टी खानों की खदानों में यह पाया जाता है। कर्नाटक में तो यह हट्टी के खदानों में पाया जाता है और मुख्यतः यह दक्कन के पठार में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया था। यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा इसका नाम बदल कर दिया गया था। चलिए इस पर आगे बात करते हैं। यह योजना हर वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 वर्ष का रोजगार देती है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी एग्जामों का एनालिसिस आप इस चैनल पर देख सकते हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।